आज हम एक ऐसी तारीख पर लौट रहे हैं जिसने स्पेन और पूरी यूरोप को हिला कर रख दिया था। 11 मार्च 2004 मैड्रिड ट्रेन बम विस्फोट। हमारे पास जो सामग्री है वो इस घटना के कई पहलुओं को छूती है। मतलब कैसे ये हमले हुए, इसका इंसानों पर क्या असर पड़ा, राजनीतिक गलियारों में क्या हलचल हुई, जांच कैसे आगे बढ़ी, समाज पर क्या छाप पड़ी। हाँ बिल्कुल। तो कोशिश रहेगी कि इस बेहद जटिल और दुखद घटना की परतों को खोलकर इसके गहरे मायने समझें। ये यूरोप में शांतिकाल के दौरान हुए सबसे भयानक आतंकी हमलों में से एक था। इसने स्पेन को झकझोर दिया और कहीं ना कहीं उसके भविष्य की दिशा भी बदल दी। हाँ, यकीनन। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि उस दिन और उसके आसपास क्या हुआ था। अच्छा, तो इस हमले से ठीक पहले स्पेन में माहौल कैसा था? 2004 की शुरुआत की बात करें तो सत्ता में प्रधानमंत्री होजे मारिया अजनार की कंजर्वेटिव पार्टिडो पॉपुलर यानी पीपी सरकार थी। हाँ। और ये वो दौर था जब अमेरिका के नेतृत्व में इराक पर हमला हुआ था और अजनार सरकार ने न सिर्फ इसका खुलकर समर्थन किया था बल्कि स्पेनिश सैनिकों को इराक भेजा भी था। ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा था उस वक्त। हाँ, और माहौल में एक अजीब सा तनाव इसलिए भी था क्योंकि हमले से सिर्फ 3 दिन बाद 14 मार्च 2004 को देश में आम चुनाव होने वाले थे। बिल्कुल, टाइमिंग बहुत क्रिटिकल थी। मुख्य विपक्षी दल यानी होजे लुइस रोड्रिगेज जापातेरो के नेतृत्व वाली स्पेनिश सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी पीएसओई वो इराक में स्पेन की भागीदारी की जोरदार आलोचक थी। और जनता का भी एक बड़ा हिस्सा इस युद्ध के खिलाफ था। हाँ, सहमत नहीं थे लोग। बिल्कुल। और ये समझना दिलचस्प है कि उस वक्त स्पेन में आतंकवाद का मतलब ज्यादातर बास्क अलगाववादी समूह ईटा से लिया जाता था। हाँ, ईटा का नाम ही आता था। दशकों से स्पेन में कई हमले किए थे उन्होंने, लेकिन पर्दे के पीछे चिंताएं बदल रही थी। यूरोप की खुफिया एजेंसियां इस बात को लेकर चौकन्नी थीं कि इस्लामी आतंकवाद पश्चिमी यूरोप में मतलब अपने पैर पसार सकता है। अच्छा। स्पेन की लोकेशन और मैड्रिड का वो विशाल कम्यूटर रेल नेटवर्क जो रोज लाखों लोगों को सफर कराता है, वो इसे बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने वाले हमलों का निशाना बना सकते थे। तो एक तरफ घरेलू आतंकवाद ईटे वाला खतरा था, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी आतंकवाद की आहट और साथ ही इतने बड़े ट्रांसपोर्ट सिस्टम की सुरक्षा की चुनौती। स्पेन इन जोखिमों से अनजान नहीं था, पर शायद पूरी तरह तैयार भी नहीं। और फिर वो सुबह आई, गुरुवार 11 मार्च 2004। हाँ, सुबह 7:45 बजे के करीब, यानी लगभग 0737 से 0740 मध्य यूरोपीय समय के बीच। बिल्कुल। मैड्रिड के सरकानियास कंप्यूटर रेल नेटवर्क पर एक के बाद एक धमाके हुए। निशाना बनी 4 खचाखच भरी ट्रेनें। हाँ, जो एक ही रूट पर मैड्रिड के मेन स्टेशनों की तरफ जा रही थीं। जानकारी के मुताबिक ये ट्रेनें सुबह 7:15 बजे के आसपास अल्काला दे हेनारेस स्टेशन से निकली थीं और इनमें मैड्रिड के बड़े अतोचा स्टेशन की तरफ जाने वाले यात्री भरे थे। 4 ट्रेनों में कुल 13 बम रखे गए थे। 13 बम, जिनमें से 10 लगभग एक साथ फटे। एक साथ? ये बम आम बैकपैक या जिम बैग में छिपाए गए थे और कुछ को डेटोनेट करने के लिए सेलफोन का इस्तेमाल किया गया था। कितना भयानक। हाँ, तरीका बहुत मतलब आम चीजों का इस्तेमाल करके। इन धमाकों में 191 लोगों की जान चली गई। कुछ स्रोत 193 भी कहते हैं। हाँ, आंकड़ों में थोड़ा फर्क मिलता है। और 1800 से ज्यादा लोग घायल हुए। 1800 से ज्यादा? सुबह का पीक रश आवर था। ट्रेनें ऑफिस जाने वालों, छात्रों, मजदूरों, अप्रवासियों यानी हर तबके के आम लोगों से भरी थी। बिल्कुल। धमाकों ने डिब्बों के परखच्चे उड़ा दिए। चारों तरफ बस तबाही, चीख पुकार, धुआं, जले हुए धातु और इंसानी मांस की गंध। मंजर इतना खौफनाक था कि उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हमले का समय सुबह का व्यस्त समय और निशाना आम नागरिक जो अपने रोजमर्रे के काम पर जा रहे थे। बिल्कुल। ये साफ इशारा करते हैं कि हमलावरों का मकसद ज्यादा से ज्यादा जानी नुकसान करना था। और दहशत फैलाना। हाँ, और समाज में दहशत फैलाना था। अस्पतालों की रिपोर्ट्स बताती हैं कि घायलों में कान के पर्दे फटना, जिसे टेम्पैनिक परफोरेशंस कहते हैं। अच्छा। सीने में गंभीर चोटें, बम के छर्रे लगने से हुए घाव, हड्डियां टूटना और जलना, ये बहुत आम था। और शारीरिक चोटों से कहीं ज्यादा गहरा था मनोवैज्ञानिक सदमा। अच्छा। जिसका असर सालों तक रहा। इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या PTSD कहते हैं। हाँ, PTSD, घटना के बाद लंबे समय तक रहने वाला मानसिक तनाव और डर। बिल्कुल। धमाकों के फौरन बाद क्या हुआ? जाहिर है अफरा तफरी मची होगी। बहुत ज्यादा। धमाकों के कुछ ही मिनटों के अंदर मैड्रिड की इमरजेंसी सेवाएं हरकत में आ गईं। पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस सब अतोचा और दूसरे प्रभावित स्टेशनों जैसे एल पोजो डेल टियो राइमुंडो
की तरफ दौड़ पड़े। आसपास के अस्पतालों ने तुरंत मास कैजुअल्टी प्रोटोकॉल लागू कर दिया, मतलब बड़ी संख्या में घायलों से निपटने की तैयारी। एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे नजदीकी अस्पताल में ही 312 घायल लाए गए। 312, जिनमें से 91 की हालत गंभीर थी और उन्हें भर्ती करना पड़ा। और जांच का क्या हुआ? क्या फौरन कोई सुराग मिले? हाँ, बचाव कार्य के साथ साथ जांच भी तेजी से शुरू हो गई। बम निरोधक दस्ता टेडेक्स वो मौके पर पहुंचा। अच्छा। और उन्हें कुछ ऐसे बम भी मिले जो फटे नहीं थे। ये एक अहम सुराग था। इसके अलावा जांचकर्ताओं को एक स्टेशन के पास खड़ी एक वैन मिली। एक वैन? हाँ, और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसमें डेटोनेटर और अरबी भाषा में रिकॉर्ड किए गए कुरान की आयतों वाले टेप मिले। ओहो, ये एक बहुत बड़ा मोड़ था जांच में। अच्छा, मतलब शक की सुई कहीं और घूम रही थी। हाँ, यहीं से मामला उलझना शुरू हुआ। जांच तेजी से बचाव कार्य से हटकर पूरी तरह आतंकवाद रोधी जांच में तब्दील हो गई। स्पेन की नेशनल पुलिस, गार्डिया सिविल, विदेशी खुफिया एजेंसियां और यूरोपियन यूनियन और अमेरिका जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी भी इसमें शामिल हो गए। क्योंकि हमला इतना बड़ा था। हाँ, और चुनाव सिर पर थे, तो हर छोटा बड़ा सबूत राजनीतिक तौर पर बहुत संवेदनशील हो गया था। धमाकों के बाद जो शुरुआती कुछ घंटे थे उनमें काफी भ्रम फैला। सरकार की तरफ से तुरंत उंगली ईटीए की तरफ उठी, बिल्कुल, जो दशकों से स्पेन में हमला करता आया था। तत्कालीन गृहमंत्री ने तो बाकायदा ऐलान कर दिया कि इसके पीछे ईटीए है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, और ये पहली प्रतिक्रिया स्वाभाविक भी लगती है, क्योंकि ईटीए का इतिहास रहा था। सही बात है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, खासकर फोरेंसिक सबूत मिलने लगे, तो कहानी बदलने लगी। कैसे? एक तो इस्तेमाल किया गया विस्फोटक गोमा 2 इको। ये स्पेन में बनने वाला इंडस्ट्रियल डायनामाइट था। अच्छा। जो ईटीए आमतौर पर इस्तेमाल नहीं करता था। फिर वो वैन से मिली अरबी टेप रिकॉर्डिंग। और जिन संदिग्धों की पहचान हुई या जिन्हें पकड़ा गया, वो ज्यादातर मोरक्को, सीरिया, अल्जीरिया जैसे देशों के थे, जिनका ईटीए से कोई पुराना लिंक नहीं मिला। अच्छा, मतलब प्रोफाइल अलग था। हाँ, प्रोफाइल बिल्कुल अलग था। जांच में इस्लामी कट्टरपंथ और ड्रग्स तस्करी से जुड़े कुछ पैटर्न्स भी सामने आने लगे, तो धीरे धीरे शक ईटीए से हटकर इस्लामी चरमपंथी गुटों की तरफ जाने लगा। तो फिर आखिर में जांच किस नतीजे पर पहुंची? मकसद क्या था इन हमलों का? जांचकर्ताओं का अंतिम निष्कर्ष यही था कि इन हमलों का मकसद स्पेन को इराक युद्ध में अमेरिका और ब्रिटेन का साथ देने की सजा देना था। अच्छा, सजा देना। हाँ, हमलावर स्पेन की इराक में सैन्य मौजूदगी का बदला लेना चाहते थे। 2007 में स्पेन की नेशनल कोर्ट ने इस मामले में 28 लोगों पर मुकदमा चलाया और उनमें से 21 को दोषी ठहराया। 21 लोगों को? जिनमें ज्यादातर उत्तरी अफ्रीका मूल के लोग थे। जांच में ये बात सामने आई कि यह हमला ईटीए ने नहीं, बल्कि इस्लामी चरमपंथियों के एक ढीले ढाले नेटवर्क ने किया था। ढीला ढाला नेटवर्क? हाँ, जिनके तार ड्रग्स तस्करी से भी जुड़े थे और जो शायद इंटरनेट के जरिए कट्टरपंथी बने थे। अल कायदा से कोई सीधा कमांड लिंक साबित करना मुश्किल रहा, लेकिन हमले के पीछे जिहादी विचारधारा साफ नजर आ रही थी। और इसका सीधा असर पड़ा 3 दिन बाद होने वाले चुनावों पर, है ना? हाँ, ये टाइमिंग बहुत अहम थी। हमला गुरुवार को हुआ, चुनाव रविवार को थे। सरकार की शुरुआती प्रतिक्रिया यानी ईटीए पर दोष मढ़ना और फिर सबूतों का इस्लामी गुटों की तरफ इशारा करना, इसने पूरे राजनीतिक माहौल को गरमा दिया। तो सरकार घंटों तक ईटीए का नाम लेती रही? हाँ, शुरुआती कई घंटों तक। अच्छा। सरकार और उससे जुड़े मीडिया आउटलेट्स ईटीए को ही जिम्मेदार बताते रहे। इस पर विपक्ष और आलोचकों ने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर सच छुपा रही है, ताकि इराक युद्ध वाली अपनी नीति पर सवाल न उठे। हाँ, और चुनावों में नुकसान न हो। जैसे ही ये साफ होने लगा कि इसके पीछे इस्लामी चरमपंथी हो सकते हैं, ये आरोप और तेज हो गए कि सरकार ने राजनीतिक फायदे के लिए देश को गुमराह किया। अगले दिन 12 मार्च को स्पेन भर में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। लाखों लोग? अनुमान है कि करीब 1 करोड़ 10 लाख लोग। वो आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन साथ ही सच जानने की मांग भी कर रहे थे। और फिर चुनाव हुए? 14 मार्च को चुनाव हुए और नतीजे चौंकाने वाले थे। ज़ापातेरो की सोशलिस्ट पार्टी पीएसओई, उसने अप्रत्याशित जीत हासिल की और अजनार की पीपी सरकार हार गई। अप्रत्याशित जीत? हाँ, प्रधानमंत्री बनने के बाद ज़ापातेरो ने जो पहले बड़े काम किए, उनमें से एक था स्पेनिश सैनिकों को इराक से वापस बुलाना, जो उनका चुनावी वादा भी था। बिल्कुल, ये उनका वादा था।
ज्यादातर जानकार मानते हैं कि मैड्रिड बम धमाकों और सरकार ने जिस तरह से स्थिति को संभाला, उसने चुनाव का रुख पलट दिया। तो इन हमलों ने सिर्फ जाने नहीं ली, बल्कि स्पेन की राजनीति को भी एक नई दिशा दे दी। ये दिखाता है कि कैसे एक बड़ी ट्रेजेडी राजनीतिक हवा का रुख मोड़ सकती है, खासकर जब सरकार पर जानकारी छिपाने या उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करने का शक हो। जांच और कानूनी प्रक्रिया भी काफी लंबी चली होगी। बहुत लंबी और जटिल। जैसा मैंने कहा, राजनीतिक माहौल बहुत गर्म था। अप्रैल 2004 में एक और घटना हुई। मैड्रिड के पास लेगनेस में पुलिस ने कुछ मुख्य संदिग्धों को घेर लिया। अच्छा। वहां भीषण गोलीबारी हुई, जिसमें कई संदिग्ध हमलावर मारे गए और एक स्पेनिश स्पेशल पुलिस ऑफिसर भी शहीद हुआ। ओहो, दुखद। हाँ, मुख्य मुकदमा फरवरी 2007 में स्पेन की नेशनल कोर्ट ऑडियंसिया नेशनल में शुरू हुआ, जिसमें 29 लोग आरोपी थे। अक्टूबर 2007 में फैसला आया और 18 लोगों को दोषी पाया गया। क्या ये फैसला अंतिम था? मतलब कोई अपील वगैरह? नहीं, इसके बाद अपीलें हुई, कुछ कानूनी दांवपेच भी चले। 2008 में स्पेन की सुप्रीम कोर्ट ने 4 दोषियों की सजा पलट दी। 4 लोगों की सजा पलट दी गई। हाँ, ये पूरा मामला दिखाता है कि बड़े आतंकी हमलों के मुकदमों में कितनी मुश्किलें आती हैं। किसी बड़े आतंकी संगठन से, मतलब सीधा लिंक साबित करना, पैसों के लेन देन की कड़ियां जोड़ना, विस्फोटक कहाँ से आए ये पता लगाना, फोन रिकॉर्ड्स और गवाहों पर निर्भरता। अंत में कोर्ट का भी यही मानना था कि ये किसी बड़े संगठन का काम नहीं, बल्कि स्थानीय इस्लामी चरमपंथियों के ढीले ढाले गुटों का काम था। अच्छा। जो आपस में जुड़े थे और शायद इंटरनेट से प्रेरित थे। ये लोन वुल्फ या होम ग्रोन आतंकवाद का एक शुरुआती उदाहरण माना जा सकता है। इन सब राजनीतिक और कानूनी दांवपेच के बीच उन लोगों का क्या हुआ जिन्होंने इस हमले में अपनों को खोया या खुद घायल हुए? आंकड़ों के पीछे तो इंसानी जिंदगियां थीं। बिल्कुल, 1901 मृतक और 1800 से ज्यादा घायल। ये सिर्फ नंबर नहीं है। नहीं, ये वो आम लोग थे जो रोज की तरह अपनी जिंदगी जी रहे थे। छात्र, कर्मचारी, अप्रवासी। कई घायलों को जिंदगी भर के लिए चोटें मिली। किसी की सुनने की शक्ति चली गई, किसी का कोई अंग कट गया, और अनगिनत लोग PTSD यानी गहरे मानसिक आघात से गुजरे। उनके परिवार वालों के लिए ये एक कभी न खत्म होने वाला दर्दनाक सफर था। अपनों के शवों की पहचान करना, नुकसान के साथ जीना सीखना, न्याय के लिए लड़ना, सरकार से पारदर्शिता की मांग करना। क्या समाज पर इसका कोई स्थायी असर पड़ा? हाँ, गहरा असर पड़ा। मैड्रिड के कई इलाके हमेशा के लिए बदल गए। लोगों के जहन में वो दिन बस गया। सार्वजनिक जगहों पर स्मारक बनाए गए, जैसे अतोचा स्टेशन के पास यादों का जंगल बोस्के दिल रिक्वेर्दो बनाया गया। उसमें 192 पेड़ लगाए गए, हर पीड़ित और उस पुलिस अफसर के लिए जो लगानेज में शहीद हुआ था। अच्छा। साथ में एक पानी की धारा भी है। जो लोग बच गए और पीड़ितों के परिवार, वो बाद में पीड़ितों के अधिकारों, मुआवजे और इस घटना को याद रखे जाने के लिए आवाज उठाने वाले अहम लोग बने। एक्टिविस्ट बन गए। हाँ, एक तरह से। उन्होंने बेहतर एंटी टेरर ट्रेनिंग की भी मांग की, और इसका असर सिर्फ स्पेन तक नहीं रहा। पूरे यूरोप ने इस हमले से सबक सीखा। क्या सबक? कि ट्रेनें कितनी असुरक्षित हो सकती हैं, शहरों को ऐसी आपदाओं के लिए कितना तैयार रहना चाहिए, और अलग अलग एजेंसियों को कैसे मिलकर काम करना चाहिए। सुरक्षा के लिहाज से क्या बड़े बदलाव आए? क्या सबक सीखे गए? सबसे बड़ा सबक तो यही था कि हमारा रोजमर्रा का इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कम्यूटर ट्रेनें, कितने खतरनाक तरीके से आतंकियों का निशाना बन सकता है, खासकर भीड़-भाड़ वाले समय में। सही बात है। इसके बाद स्पेन और पूरे यूरोप में सुरक्षा नीतियों पर दोबारा विचार हुआ। जैसे कम्यूटर ट्रेनों में बैग स्कैनिंग की बात उठी। हालांकि इसे लागू करना बहुत मुश्किल है। हाँ, प्रैक्टिकल नहीं है शायद। हाँ, बहुत मुश्किल है। खुफिया जानकारी साझा करने के तरीके बेहतर किए गए। शहरों में बड़े पैमाने पर घायलों से निपटने के लिए इमरजेंसी प्लान मजबूत किए गए। मैड्रिड के अस्पतालों ने जिस तरह स्थिति संभाली, वो दूसरों के लिए एक मॉडल बन गया। और आतंकियों के प्रोफाइल से क्या सीखा? मतलब ये कि वो किसी बड़े नेटवर्क से नहीं थे। हाँ, ये बात कि हमलावर किसी जाने पहचाने बड़े आतंकी नेटवर्क के सदस्य नहीं थे,
बल्कि होम ग्रोन यानी स्थानीय या ढीले ढाले जुड़े हुए लोग थे, इसने सुरक्षा एजेंसियों को सोचने पर मजबूर किया। उन्हें समझ आया कि खतरा सिर्फ पारंपरिक आतंकी संगठनों से नहीं है। स्पेन ने इसके बाद कई सुधार किए। रेलवे ऑपरेटर आरएनएफई, रेल पुलिस, स्थानीय इमरजेंसी सेवाएं और राष्ट्रीय एंटी टेरर एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाया गया। अच्छा। रेल सुरक्षा का महत्व तब से और भी बढ़ गया है। आज 20 साल से ज्यादा हो गए हैं, इस घटना को कैसे याद किया जाता है? स्पेन और यूरोप में 11 मार्च या 11M जैसा कि इसे कहा जाता है, अब ताततवाद के पीड़ितों की याद का दिन बन गया है। 11M? हाँ। 2024 में जब इसकी 20वीं बरसी मनाई गई तो अधिकारियों ने फिर से पीड़ितों को याद रखने, लोकतंत्र और स्वतंत्रता की रक्षा करने और उनकी गरिमा बनाए रखने की बात दोहराई। जगहों पर इसकी यादें ताज़ा हैं। अतोचा स्टेशन का स्मारक, वो यादों का जंगल, रेल लाइनों के किनारे लगी पट्टिकाएं। हर साल कार्यक्रम होते हैं, मौन रखा जाता है, स्कूलों में बच्चों को बताया जाता है ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे भूले नहीं। लेकिन क्या समाज पूरी तरह से उस विवाद से उभर पाया है जो दोषारोपण और सच्चाई को लेकर खड़ा हुआ था? वो जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात थी। ये एक मुश्किल सवाल है। स्पेनिश समाज को लंबे समय तक इस बात से जूझना पड़ा कि आखिर सच क्या था, सरकार की भूमिका क्या थी, मीडिया ने इसे कैसे पेश किया, पीड़ितों के साथ न्याय हुआ या नहीं। ये सब एक तरह की राष्ट्रीय आत्मसमीक्षा का हिस्सा बन गया। और क्योंकि ये घटना चुनाव से ठीक पहले हुई और सरकार ने शुरू में ईटीए पर दोष डाला था, इसने विवादों और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को भी जन्म दिया। अच्छा। यंत्र के सिद्धांत अभी भी जिंदा है। कई पीड़ित परिवारों के लिए सच्चाई आज भी एक अधूरा और दर्दनाक सवाल है। ये तो है। तो अगर हम मैड्रिड बम विस्फोटों की विरासत को देखें तो वो कई स्तरों पर है। राजनीतिक स्तर पर इसने स्पेन की सरकार बदली, उसकी विदेश नीति बदली, इराक से वापसी। इराक से वापसी हुई और शायद सरकार पर जनता के भरोसे को भी प्रभावित किया। सुरक्षा के लिहाज से इसने यूरोप को उसकी कमजोरियों का आईना दिखाया, खासकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर। बिल्कुल। कानूनी तौर पर इसने बड़े आतंकी मुकदमों की जटिलताओं को उजागर किया। सामाजिक स्तर पर 11M स्पेन की सामूहिक चेतना का एक दुखद लेकिन अहम हिस्सा बन गया है। इसने पीड़ितों के अधिकारों और उनकी पहचान को मजबूती दी। न्याय और सच्चाई की तरह ही एक जिम्मेदारी है जो शहर आतंकी पीड़ितों के प्रति निभाते हैं ताकि उनकी गरिमा बनी रहे। तो कुल मिलाकर 11 मार्च 2004 का दिन वो दिन था जब मैड्रिड की आम कम्यूटर ट्रेनें यूरोप के शांतिकाल के इतिहास के सबसे भयावह आतंकी हमलों का गवाह बनी। करीब 200 जानें गईं, हजारों घायल हुए, एक देश हिल गया, उसकी राजनीति बदल गई, उसकी कमजोरियां उजागर हुई और ऐसे जख्म मिले जो शायद कभी पूरी तरह नहीं भरेंगे। लेकिन इस भयानक त्रासदी से सबक भी निकले। ट्रांसपोर्ट सुरक्षा बेहतर हुई, आपदा प्रबंधन की तैयारी बढ़ी, पीड़ितों को याद रखने का महत्व समझा गया, राजनीतिक जवाबदेही पर सवाल उठे और समाज ने मुश्किल वक्त में एकजुटता भी दिखाई। उन पीड़ितों के नाम और चेहरे आज भी याद किए जाते हैं, वो स्मारक आज भी खड़े हैं और विश्वास और सच्चाई पर बहस आज भी स्पेन में कहीं ना कहीं जिंदा है। वाकई ये घटना सोचने पर मजबूर करती है। जब रोजमर्रा की साधारण जगहें जैसे ट्रेनें इतनी भयानक हिंसा का केंद्र बन सकती हैं, तो कोई समाज सच्चाई, न्याय और सामूहिक याददाश्त जैसे मुश्किल सवालों से कैसे जूझता है? खासकर तब जब मामला राजनीतिक रूप से इतना संवेदनशील हो। ये सवाल शायद हमेशा बना रहेगा कि ऐसी त्रासदियों के बाद भरोसा कैसे दोबारा कायम होता है और क्या वो कभी पूरी तरह वापस आ भी पाता है।